हेलो एवरीवन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे AWS के क्लाउड पार्ट 1 में। यहाँ पे हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में जो बेसिक्स हमारे जो सर्विसेज होते हैं AWS के अंदर उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ फुटप्रिंट मिलेगा कि जो AWS के सर्विसेज हैं वो भी कहाँ पे हैं और कैसे हैं। जैसे रीजन्स दिख रहा है ना, ये थोड़ा पीले कलर में, तो ये सब पूरे रीजन्स हैं हमारे। ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा डिनोट किया है, मैप थोड़ा सा इसमें छोटा दिख रहा है। तो ये इस तरीके से ना ये पूरे दुनिया में फैला हुआ, ये AWS का फुटप्रिंट है। और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में वो जो डेटा सेंटर्स है वो बन के तैयार हो जाएंगे। एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बार और देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो जैसा कि मैंने मैप बताया था, ये देखिए रीजन है ना, जैसे US ईस्ट 1। तो रीजन कहने का मतलब है कि अलग अलग ना भाग में बांट दिया गया। जैसे अमेरिका में अगर तो 3 या 4 रीजन में बांट दिया है, ऐसे यूरोप में बांट दिया गया है, इंडिया में बांट दिया गया है, सब जगह ऐसे बांट दिया गया है। ठीक है, तो उसको उस नाम से उसका एक स्पेसिफिक नाम डाल दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है ना US ईस्ट 1, तो ईस्ट 1 है ये। ऐसे US ईस्ट 2 भी हो सकता है, US वेस्ट 1 भी हो सकता है, US वेस्ट 2 भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है। यूरोप के भी अलग से होते हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के भी अलग से होते हैं। देखिए EU वेस्ट 1। तो ये रीजन है। रीजन क्या है? एक, या आप ऐसे कह रहे हैं एक शहर है, आप मान के चलो एक शहर के अंदर उन्होंने 3 डेटा सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक है, जो अवेलेबिलिटी जोन जो बता रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो अवेलेबिलिटी जोन है ये बताता है कि यहाँ पे भी अवेलेबल है सर्विस, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये 3 डेटा सेंटर्स आप ऐसे मान के चलो। इसके अंदर बहुत सारे इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सिस्टम्स वगैरह हैं, स्टोरेज हैं, जो भी उनको हार्डवेयर की ज़रूरत है, नेटवर्किंग वगैरह सब यहीं पे है। तो एक जोन में आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। इससे बस ये इंश्योर होता है कि अगर आप इस जोन में अगर आप कुछ बनाते हो, कोई भी सर्विस यहाँ पे अगर बनाते हो, तो वो दूसरे जोन पे भी रेप्लिकेट हो जाता है। तो इससे क्या, आपका अगर ये जोन ख़राब हो गया ना, या इस जोन में डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो दूसरे से चला पाए। ऐसे ही देख सकते हैं इस रीजन को देख सकते हैं, AP साउथ ईस्ट 2। तो इसमें भी 3 जोन है, मतलब 3 अलग अलग डेटा सेंटर्स आप ऐसे मान के चले। तो इस तरीके से इनका जो रीजन्स हैं, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, ये बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है हर रीजन में 2 या उससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। और कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो रीजन होता है वो फिजिकल लोकेशन है इन द वर्ल्ड एंड इट्स इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो है, जैसे मान लो मुंबई की बात करें, मुंबई है मान के चलो, तो मुंबई में क्या है, उन्होंने रीजन बनाया मुंबई को और 3 अलग अलग डेटा सेंटर्स बना दिए। पास पास ही होगा बट इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग बनाया गया है। एक यहाँ पे, मतलब अगर एक साथ ही बनाया होगा ना, तो लेकिन ये अपने आप में ये अलग होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है अवेलेबिलिटी जोन इज कंपोज ऑफ 1 और मोर डेटा सेंटर। जो आपका अवेलेबिलिटी जोन है ना, या ये एक या उससे ज़्यादा, तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं, इसको एक ही मान के चलते हैं। एक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो AZ है हमारा, ये हमारा एक डेटा सेंटर को डिनोट करता है। तो ये दुनिया भर में इस तरह से फैले हैं और इनको सबको कनेक्ट किया गया है। एवरी रीजन इज कनेक्टेड विया अ हाई बैंडविड्थ फुल्ली रिडंडेंट नेटवर्क। अब इसका मतलब ये है कि जो भी आपके जो फिजिकल लोकेशन है, ये सबको जोड़ा गया है एक साथ। ठीक है, और जो बैंडविड्थ है बिल्कुल हाई बैंडविड्थ है, टेराबाइट्स में हो सकता है। और फुल्ली रिडंडेंट मतलब जो कनेक्शन में जोड़ा गया है ना, वो ये नहीं कि सिर्फ एक ही कनेक्शन से जोड़ा गया, वो मल्टीपल कनेक्शन से जोड़ा गया। अगर एक कनेक्शन आपका ख़राब हो गया तो दूसरे से वो चल पाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का। आई होप ये आपको थोड़ा समझ आया होगा। थोड़ा सा और देखते हैं, जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सर्विसेज हैं चलते कैसे हैं। तो ये आप यूज़र हो, आपने क्या किया, AWS का अकाउंट क्रिएट किया। मान के चलो आपने नॉर्थ वर्जीनिया में कर लिया, या ओहायो में कर लिया, या मुंबई में कर लिया, आपको जहाँ भी करना है। ये ग्लोबल है। ठीक है,
तो ग्लोबल में आप यहाँ पे कहीं पे भी आप कर सकते हो। इसके अंदर जो सर्विसेज है, जैसे कि ये जैसे मैंने बताया था AZ1A, ये अवेलेबिलिटी जोन है 1A, SE 1B 1C। तो ये कहाँ पे है? नॉर्थ वर्जीनिया में। ऐसे ही सेम ओहायो में है AZ1A, AZ1B, AZ1C। ठीक है, हाँ, इसका कोड अलग हो सकता है, ओहायो का अलग कोड हो सकता है, और मुंबई का है देखिए AZ1A। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है। इसमें जो सर्विसेज होते हैं आप देख सकते हैं, IAM क्लाउड फ्रंट, बिलिंग और राउट 53, ये आपके ग्लोबल सर्विसेज हैं। ये सब पूरे VPC, IGW, S3, ये सब चीज़, तो ये पूरे सर्विसेज ना आपके जोन्स के अंदर होते हैं। एक और हम देख सकते हैं इसको, ये इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये आपका ऐप है होस्टेड जोन। तो आपको ये सब चीज़ों में ना कंफ्यूज नहीं होना, होस्टेड जोन क्या है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग क्या है, ये सब में ये सब इसके सर्विसेज वगैरह होते हैं। इसको हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे काम होता है। ये आपका ऐप है, आपके इलास्टिक लोड बैलेंसिंग से आपके वेब सर्वर पे है, और ये आपका जो ऐप सर्वर है उसके बैक एंड में आपका डेटाबेस है। तो एक सिंपल सा बताया गया है कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन जो है वो होस्ट होता है। यहाँ पे इंस्टेंस जो है या वर्चुअल मशीन को कहते हैं। विथ क्लाउड वॉच ये मॉनिटरिंग का टूल है। ईमेल के जो सर्विसेज होते हैं, SNS होता है, वो सब भी है इसके अंदर। आपका डेटाबेस DynamoDB है, ठीक है, और अमेज़ॉन का SES है, ये भी मैसेजिंग का काम करता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो रीजन आप यहाँ देखेंगे, रीजन देखिए AZ अवेलेबिलिटी जोन 2, यहाँ पे लिखा है अवेलेबिलिटी जोन 1। अब इसका मैप जो बनाया गया है, ये देखिए, कहने का मतलब है, ये जो बनाने का मतलब यही है कि ये आपका एक जोन है, AZ1 है, ये आपका AZ1 है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या किया, देखो इस तरीके से तो आप बनाओगे ही, एक जोन पे आपने बना दिया, लेकिन डेटाबेस जो होता है ना, डेटाबेस को आपको मल्टीपल जोन में रखना ज़रूरी है, नहीं तो AWS वाले भी बोलेंगे पहला चीज़ कि आपका रिडंडेंट नहीं है। रिडंडेंट मतलब कि दो जोन में होना जरूरी है। अगर मान के चलो इस मेन डेटाबेस को कुछ हो गया तो वो यहाँ से चल जाए। तो ये मास्टर है, M मतलब मास्टर हो गया, S मतलब हो गया स्लेव, ठीक है। तो इसलिए ना जो दूसरा जो आपका इंस्टेंस है उसको दूसरे जोन पे बनाया गया। तो ये इस तरीके से काम आता है। जो मल्टीपल जो जोन बनाते हैं ना रीजन के अंदर, वो यही काम का होता है, ठीक है, कि आपको ऐसी सुविधा मिले कि आपका डेटाबेस एक डेटा सेंटर पे ना रहे, दूसरे डेटा सेंटर पे भी रहे। ये ख़राब हो गया तो इससे काम चल जाए। तो ये मोटिव है आपका मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बनाने के लिए, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं इसमें, और कुछ है तो आई थिंक ये तो हमने कर ही लिया था। अब चलते हैं हम अपने AWS के कंसोल पे, और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसका इंटरफेस वगैरह दिखता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, aws.amazon.com पे आपको पहले जाना होगा, और आपको वहाँ पे साइन अप करना होगा। साइन अप आप करने के बाद आपको फ्री टियर या फ्री ट्रायल मिलेगा। उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो देने के बाद आपको 1 साल तक AWS जो है वो फ्री देगा। हर महीने इसमें 750 घंटे जो है वो आपके EC2, और मतलब काफ़ी सारे कैपिंग होते हैं, और कुछ बड़े जो सर्विसेज हैं आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये भी है उसके अंदर। तो आप उसको एक बेसिक बिगिनर की तरफ से जैसे उसको सीखना है, उसके लिए परफेक्ट है वो, ठीक है। तो ये आपका कंसोल मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंटरफेस के बारे में देख लेते हैं कैसा है। यहाँ पे कुछ ये 3 बिंदु दिए हैं। तो ये आपका डिटैचेबल है ये एक्चुअल में। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे मेन्यूज़ आते रहेंगे और उसके हिसाब से ये चलता रहेगा। फिलहाल इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। एक यहाँ पे सर्विस का टैब है, इधर कुछ आपके यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह है, जो भी आपका जो पर्सनल जो प्रोफाइल है, सेटिंग्स वगैरह इसके अंदर है। ये आपका जोन है, यहाँ पे आप जो रीजन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जितने भी रीजन है ना AWS के, पूरा दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो अभी इनेबल नहीं है इस अकाउंट के लिए। बाकी आप इसको फिर से इसको अकाउंट ये जो रीज़न है इसको भी आप इनेबल कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जैसे अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं मुंबई, ये तो इनेबल रखूँगा मैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो कहाँ के हैं। मान के चलो कि अगर मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ वेबसाइट बनाया है, लेकिन वो वेबसाइट जो टारगेट करता है वो US को टारगेट करता है, तो मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में नहीं बनाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसको US में बनाऊँ। तो जहाँ आपका टारगेट ऑडियंस है या यूज़र्स हैं आपके, आप वहीं पे आपका डेटा सेंटर बनाना चाहोगे। उससे फ़ायदा यही हुआ कि जो स्पीड है ना, लेटेंसी है,
आपका वेब एप्लीकेशन को बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये इसके पीछे कहानी है। इसको और देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस के बारे में, यूएस ईस्ट 1, ईस्ट 2, वेस्ट 1 और वेस्ट 2। तो यहाँ पे 4 रीजन है, इसके अंदर कई सारे एजी हो सकते हैं। इसी तरह ये एशिया पैसिफिक है, मतलब एशिया है पूरा। तो मुंबई, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो। और इसी तरह कनाडा में सिर्फ एक है। ऐसे यूरोप में फ्रैंकफर्ट, आयरलैंड, लंदन। तो ये आपके पूरे बताते हैं। और भी कई सारे आने वाले हैं और कई ऑलरेडी हैं, आप उसको इनेबल बाद में कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना, ये क्लाउड सेल करके लिखा हुआ है, ये आपका जैसे AWS CLI होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो ये क्या करता है, एक कंटेनर तुरंत रन करता है और आपका जो AWS CLI है उसको आप रन कर सकते हो। जैसे रैंचर में था ना हमारा kubectl, ये वैसे ही कुछ है कि आपको AWS CLI को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे आप AWS लिखो S3LS, तो ये बिल्कुल AWS CLI की तरह काम करेगा। इसको हम कहते हैं क्लाउड सेल। तो ये रियल टाइम के लिए होता है। आप चाहे तो अपने सिस्टम में भी AWS CLI को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सबसे पहला जो यहाँ पे जो काम है, हम जो ये यहाँ पे जो देख रहे हैं वो ये है कि हम बिल्कुल करेक्ट रीजन पे रहें। तो नॉर्थ वर्जीनिया या US चुनने का आपको ये फ़ायदा होगा कि कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो हर रीजन पे या हर डेटा सेंटर पे होते नहीं हैं। तो उसके लिए ना, जैसा आपको स्पेसिफिक आपको पता है कि मेरा जो सर्विस है किस डेटा सेंटर पे है। अगर मान के चलो आपने मुंबई पे आपने सेलेक्ट किया और मुंबई में मान के चलो वो सर्विस हुआ नहीं, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो आप अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो उसके हिसाब से ही तैयार करें और जो रीजन है उसको आप उसके हिसाब से चूज़ करें। क्योंकि देखो, अगर आपने मुंबई में कुछ काम कर लिया वहाँ पे, अब आपने देखा कि मेरे सर्विस वहाँ पे है नहीं, मतलब कुछ सर्विस ऐसे होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते वहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज हैं, वो है आपका US में, तो आप कैसे उसको फिर कनेक्ट करोगे, तो दिक्कत होगा ना। तो बेटर है कि ऐसे रीजन को आप चुनें जो आपके ऑडियंस के बिल्कुल पास हो और वहाँ पे सर्विसेज जो जिस टाइप का आप एप्लीकेशन या जो भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो वो वहाँ पे रहे। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो ये कि जो इंट्रोडक्शन है इसका AWS का कि है क्या। जैसे प्राइवेट क्लाउड होता है हमारा, VMware हो गया, हमारा ओपन स्टैक हो गया, Hyper-V हो गया, वो प्राइवेट क्लाउड है, किसी एक कंपनी को के लिए बाउंड है वो। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना खुद का डेटा सेंटर बनाया या सर्वर्स वगैरह खरीदे हैं, रैक खुद बनाया है, इंटरनेट का कनेक्शन दिया, उसको खुद मैनेज कर रहे हैं। ये पब्लिक है। पब्लिक में मतलब इन्होंने सिर्फ रेंट आउट करना है। इन्होंने क्या किया ना, अमेज़ॉन ने बड़े बड़े डेटा सेंटर बना दिए। सबसे पहले US में बनाना स्टार्ट किया, फिर यूरोप में, फिर दुनिया भर में बनाया उन्होंने। और उसको क्या किया उन्होंने, रेंट आउट कर दिया, मतलब रेंट पे देने लग गए कि आप हमसे सर्विस खरीदो और हम आपको उसके हिसाब से सर्विसेज देंगे, जितना आप यूज़ करोगे उतने ही पैसे आपको देने हैं। तो एक अच्छा ऑफरिंग था ये, और ये सबसे बड़ा कारण था हमारे AWS का सक्सेस होने का, और आज के डेट में सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आपको आपका जो डेटा स्टोर करने में, एप्लीकेशन को रन करने में और भी बहुत सारे सर्विसेज को एक्सेस करने में ऑनलाइन और काफ़ी सारी चीज़ करने में आपको हेल्प करता है बिना किसी हार्डवेयर के। मतलब उनके पास हार्डवेयर है, जो सर्विसेज हैं वो आपको एक्सेस करना है। अब मान के चलो आप एक बड़ा सा हडूप का सर्वर बनाना चाहते हो, मान के चलो, तो उसके लिए बड़े बड़े हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप फिर हार्डवेयर खरीदोगे ना, तो आप ऐसा मान के चलो ये आपको हार्डवेयर रेंट पे दे रहे हैं, प्लस उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो भी दे रहा है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की तरह इसको मान के चलें, या पब्लिक क्लाउड बेस्ट होगा इसके लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि जो डेटा सेंटर्स है ना पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो फिज़िकल कंप्यूटर्स हैं, जो सर्वर्स वगैरह हैं, इनके पास ग्लोबल नेटवर्क का एक काफ़ी सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है AWS का, और इनका जो हाई स्पीड, अब जोड़ना ही पड़ेगा ना एक दूसरे को, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के इनका डेटा सेंटर बनता है। जो सिंपल वे है इसको रन करने का, ये बस यही है कि आपका जो ये वेब एप्लीकेशन है, या आप कह लो कि वेबसाइट है या कंसोल बोल लो, ठीक है, ये वेबसाइट है तो वेबसाइट ही ना, किसी भी लैंग्वेज पे बना हो। अगर मैं इसका लैंग्वेज देखूं तो ये देखिए रिएक्ट पे बना है, रिएक्ट पे, ये देखो रिएक्ट 16.14 पे बना हुआ है ये, और फिर कुछ इसके पाइथन पे, ये देखो प्रोग्रामिंग बता रहा है पाइथन, तो ये सब चीज़ें में बना हुआ है ये।
तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे अगर एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन की बात करें कि भाई मुझे इसको चलाना है, तो मैं या तो उसको लोकल पे इजीली चला सकता हूँ। अब जब मुझे उसको प्रोडक्शन पे लेके जाना होगा तो मुझे कोई ना कोई सर्वर तो ख़रीदना पड़ेगा ना। तो आप उसको पहले टाइम पे जो कई सारे ऐसे होते थे वेंडर्स जो आपको फिज़िकल सर्वर्स देते थे उस टाइम पे, लेकिन इस तरीके से नहीं मैनेज करना पड़ता था उसको, उनको ऐसे आपको मैनेज नहीं करना पड़ता था। आप जैसे यहाँ पे है, उसमें क्या होता था, डायरेक्ट वो आपको आरडीपी का कनेक्शन दे देते थे या एसएसएच का कनेक्शन दे देते थे, और फिर आपको वहीं से फिजिकली मैनेज करना है। और कुछ ख़राब हो गया, कुछ रिबूट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको फिजिकली उनको कॉल या मेल करना पड़ता था, फिर वो वहाँ से उसको ठीक कर देते थे। ये पहले का जो वे था ऐसा था। अभी ऐसा नहीं है, इन्होंने इसको बिल्कुल ट्रेडिशन को चेंज कर दिया, और ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आजकल यही चलता है। जितने भी छोटे वेंडर्स थे ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत उनके मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत सिंपल है इसका इंटरफेस, और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है EC2। अब EC2 क्या है? ये हमारे बिल्कुल वर्चुअल मशीन के बराबर है। अगर मैं EC2 पे जाऊँ यहाँ पे, अभी मैं अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप URL देखोगे आपको समझ आ जाएगा, US East 1। तो मैं US East 1 में हूँ, उसके कंसोल को एक्सेस कर रहा हूँ। EC2 जो है ना, EC2 के सेक्शन को कर रहा हूँ, और ये उसका होम है। रीजन भी बता देगा यहाँ पे, ये वाला रीजन है। तो ये इसमें काफ़ी सारे आपको दिखते हैं, बहुत सारे चीज़ इसके अंदर आपको दिख पाएंगे। एक EC2 का डैशबोर्ड है, ये EC2 का डैशबोर्ड है। इंस्टेंस कितने रन कर रहे हैं, मतलब आपके वर्चुअल मशीन कितने रन कर रहे हैं, डेडिकेटेड होस्ट कितना है, की पेयर्स मतलब आपके जो होस्ट में SSH कीज़ होते हैं ना, ये वो है। सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो छोटा सा फायरवॉल आप मान के चलो, बट सिस्टम के अंदर नहीं होता, सिस्टम के बाहर होता है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, स्केल करने का काम आता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है, इसको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये कुछ लॉन्च इंस्टेंस का एक दिया गया है, यहाँ पे विज़ार्ड टाइप का खुलेगा, और इंस्टेंस के अलार्म वगैरह भी यहाँ पे दिए हैं कि अगर इंस्टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे पता चले। ये स्केड्यूल्ड इवेंट्स हैं, ठीक है। अगर कुछ होता है आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, कुछ भी अगर अपडेट वगैरह अगर डेटा सेंटर की तरफ से होने वाला है या AWS की तरफ से होने वाला है तो बता देगा। एक माइग्रेट और सर्वर भी है, आप चाहते हो कि होम्स अपने होम डेटा सेंटर से या हाइब्रिड आपका जो डेटा सेंटर है खुद का प्राइवेट, वहाँ से आप मूव करना है तो उसके भी तरीके बताए हैं। कुछ फ़िल्टर वगैरह दिए यहाँ पे, रिसोर्स ID यहाँ पे आप डालो और वो तुरंत आपको पहुँचा देगा। यहाँ पे कुछ सर्विस का हेल्थ बताया गया है, यहाँ पे AWS का हेल्थ अलग से होता है डैशबोर्ड इसका। ये जोन्स है जिस पे आप काम कर सकते हैं। अगर मैं AWS के हेल्थ पे जाऊँ तो ये नए विंडो में ही खुलेगा, health.aws। ये देखिए health.home। यहाँ पे आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना AWS का जो भी है, वो उसका पूरा हेल्थ बताता है। ये देखिए अभी कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी इश्यूज होते हैं यहाँ पे आ जाता है हमको। मतलब ये कह लें कि ये समझाने का मतलब, या जो हेल्थ है उसको ट्रैक करने का तरीका है कि कौन से डेटा सेंटर में क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप एक्शंस ले सकते हो। इधर कुछ हमारे को यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह कुछ बताया गया है, डेटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी जोन्स, EC2 सीरियल कंसोल, ये सब हम पढ़ेंगे। EC2 कंसोल प्रेफरेंसेस क्या है, एक्सप्लोर बोल रहा है कुछ यहाँ पे, सेव अप टू 90% ऑन EC2 एंड स्पॉट स्टैंसेस, तो ये सब भी हम जानेंगे इसके बारे में। कुछ लिंक्स हैं, ये कुछ गाइड्स वगैरह हैं, आप चाहें तो गाइड्स वगैरह अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे जो सिंपल टास्क होता है ना इसमें, जैसे आप AWS जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहले आप EC2 पे आएंगे, ठीक है। इसमें जो है कुछ नेटवर्किंग पहले से बना बनाया आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं जाऊं यहाँ पे, ये देखिए इलास्टिक IP, ये आपके पब्लिक IPs हैं जो आप खरीदोगे, जो कि एक सर्वर से बाइंड हो जाएगा और उस पर हमेशा रहेगा। अभी क्या है ना, डायनेमिक IP लगा हुआ है इस पर, वॉल्यूम्स है, AMIs है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है ना, वो आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स, इलास्टिक IPs, प्लेसमेंट ग्रुप्स, की पेयर्स, नेटवर्क इंटरफेसेस, ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। अब जैसे मैं बात करूं, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये देखिए कुछ VPC ID नज़र आ रही है, ये 60D2D096060, ये 2 VPC है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ समझ आएगा ये एक्चुअल में है क्या।
ये देखिए यहाँ पे एक मेरा वीपीसी नज़र आ रहा है। तो जब भी आप ऐसे क्लिक करके खोलते हैं ना तो वो अपने आप ही फ़िल्टर में आ जाता है। अगर आपको पूरे वीपीसी के लिस्ट देखने हैं तो इसको क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको पूरे का पूरा ये दिखाई देगा। अभी मेरे पास 3 है, ये कभी इसको नेम नहीं दिया गया, आप चाहे तो कोई भी आप नेम दे सकते हो। तो ये जो दो फ़िलहाल ये जो 2 है ना, ये तो मैंने शायद कहीं बनाया होगा उसका है ये। इसको मैं चाहूँ तो डिलीट वगैरह भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसकी बात करता हूँ। जैसे ही आप खोलते हो ना तो आपको इस सीरीज़ का पहला आपका वीपीसी मिलेगा। अब वीपीसी क्या है? वर्चुअल, जो आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है ना, या आप इसको कह लो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी बोल लो, एक ही है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अब ये वीपीसी आईडी कुछ दिया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, नीचे इसका कुछ ना आपको डिटेल्स वगैरह बताएगा। ये क्या डिटेल्स है? वीपीसी का आईडी बता रहा है, ठीक है। ये वीपीसी का आईडी हो गया। टीनेंसी डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। मतलब जैसे आप साइन अप करते हो तो एक अपने आप उसके अंदर वीपीसी बन जाता है, ताकि आपको मैनुअली क्रिएट ना करना पड़े। नहीं तो आप मैनुअली क्रिएट करोगे तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्रिएट नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। तो डिफ़ॉल्ट ये बना के देते हैं, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस का यूसेज मैट्रिक्स है, अभी डिसेबल बोल रखा है। स्टेट अवेलेबल है, मतलब वीपीसी मेरा अवेलेबल है। एक CIDR है इसका, तो ये नेटवर्क का है कि ये इस नेटवर्क का है करके 16/16 का इस पर सबनेट था यहाँ पे। और राउट 53 का रिजॉल्वर अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। DNS होस्ट नेम इनेबल्ड है, हाँ इनेबल्ड है। इसके प्राइवेट DNS होते हैं इसलिए। मेन राउट टेबल, ये कुछ राउट टेबल वगैरह बता रहा है। इसका राउट टेबल क्या होगा, यहाँ पे कुछ ACL के लिस्ट है। DNS रिजोल्यूशन इनेबल्ड है। ऑनर आईडी, ऑनर आईडी कौन है? मैं हूँ इसका ऑनर आईडी, ठीक है। तो मेरा ऑनर आईडी भी यहाँ पे दिखा रहा है। एक रिसोर्स मैप होता है इसके अंदर, ये देखिए वीपीसी ये है, इसका रिसोर्स मैप इस तरीके से दिखा रहा है। ये देखिए ये राउट टेबल है, ये नेटवर्क कनेक्शन, इसको समझना जरूरी है। तो ये जो आपका वीपीसी है ना, ये एक्चुअल में आपका ये कह लें कि इसका सबसे पहले तो इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता, ठीक है। और ये है क्या, इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि एक वर्चुअल नेटवर्किंग है। AWS का बहुत बड़ा नेटवर्क रहा होगा या है, ठीक है, वो है। उसके अंदर आप कुछ नेटवर्क बना रहे हो तो AWS को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। आप क्या कर रहे हो ना, आइसोलेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अपना जो खुद का जो बना रहे हो ना आप रिसोर्सेज, वो आइसोलेट कर रहे हो, किसी और से मिक्स ना हो, इसके लिए। तो ये सुविधा है यहाँ पे। आप कभी भी अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जब कुछ भी आप काम करते हो, सबसे पहले नेटवर्क बनाते हो। नेटवर्क के अंदर आपके वर्चुअल मशीन्स हैं, डेटाबेस सर्वर्स हैं, सब उसी के अंदर रखते हो। तो वो डिसाइड करना जरूरी है कि कैसे नेटवर्क का डिज़ाइन होगा, कैसे बनेगा। तो वीपीसी बहुत हद तक नेटवर्किंग को ही कहते हैं। आप ये मान के चलो कि वर्चुअल जो प्राइवेट क्लाउड है या आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, उसका किस तरीके से आप उसको डिज़ाइन करते हो, ठीक है। तो इसको कुछ देखते हैं, समझते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे मेरे पास अभी 3 वीपीसीज हैं। ये कुछ CIDR दे रहा है 10.000/16 का, ठीक है। ये भी कुछ वैसे ही कुछ दे रहा है 172.31.0016, ये भी है। बट ये है क्या चीज़, तो ये आपका नेटवर्क है, नेटवर्क का बाउंड्री ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो इसी बेस पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक वाइट बोर्ड लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, मैं आपको ये बताना चाहूँगा वीपीसी के बारे में। तो वीपीसी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मान के चलो ये आपका वीपीसी है, ठीक है। वीपीसी के अंदर आपने क्या किया, 10.0.0.0/16 ये आपका वीपीसी है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर रहे हो ना, इसका थोड़ा आगे समझते हैं। ये आपका हो गया वीपीसी, मैं इसको लिख भी देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो ये हो गया आपका वीपीसी या वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोल लो या नेटवर्क बोल लो। नेटवर्क ज़्यादा सूट करता है इसको, तब आराम से समझ आता है कि हाँ ये नेटवर्क की बात कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेटवर्क, या इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये हो गया आपका नेटवर्क। इसके अंदर आपने क्या किया,
ये जो रेंज है, आईपी का रेंज है, ये आपने दे दी। मतलब आपने एक नेटवर्क बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर आप क्या करोगे? अब इसी के अंदर आपके रिसोर्सेज बनेंगे, इससे बाहर नहीं बन सकते। एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की बात कर रहा हूँ मैं, एक वीपीसी नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। इससे बाहर आपके, अगर आप ये वीपीसी यूज़ करोगे तो इससे बाहर आपका रिसोर्सेज नहीं बन सकता। हाँ, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो AWS खुद होस्ट करता है और उसका नेटवर्किंग भी अलग होगा। ये नहीं कि आपका कोई जो सर्विस है उसको भी इसके अंदर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे RDS है हमारा, RDS इसके अंदर आ सकता है, और भी जैसे SNS सर्विस है, S3 है, और भी कई सारे हैं, वो इसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी या AWS का ही खुद का सर्विस है, तो वो सब बाहर रहेंगे। यहाँ पे आप जो चीज़ यहाँ पे आ सकता है वो आपका EC2 है, RDS है, और भी कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल हम VPC पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया ना, एक आपने नेटवर्क बना दिया। अब नेटवर्क के अंदर क्या करते हो? मान के चलो आपका डेटा सेंटर है, आपने VMware यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपने नेटवर्क बना दिया। अब क्या करते हो, वहाँ पे आपको पता है कि आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और अलग प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या करते हो यूज़ उनके। जैसे एक प्रोडक्ट है, उसके मान के चलो कि वर्चुअल मशीन्स होंगे, तो डेवलपमेंट वालों का अलग वर्चुअल मशीन होगा, टेस्टिंग वालों का अलग से होगा, प्री प्रॉड अलग से होगा, प्रॉड अलग से होगा। तो 3-4 प्रकार के आपके होंगे। आप उनको एक ही सबनेट दे सकते हो। अब बोलो कि ये आपका, मतलब उसको आप डिवाइड कर रहे हो, नेटवर्क को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। कह रहे हो आप उनको कि आप एक तरह का ये जो नेटवर्क है इसको आप रख लो, इस पे ही आपके वर्चुअल मशीन वगैरह रहेंगे, और इस पे एक्सेस, मतलब आप क्या चाहोगे कि उसी पे सब एक्सेसिबल हो जाए ना। अब होता क्या है कि डेवलपमेंट में कोई आदमी काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे काम कर लिया, अब उसको आगे बढ़ाना है। अगर वो दूसरे नेटवर्क पे होगा तो उसको ट्रांसफ़र करने में दिक्कत हो सकती है। आप चाहो तो उसको भी अलग अलग कर सकते हो, मर्जी है आपकी। बाकी एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे बनता है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको हमें बांटना होगा, ठीक है। तो कैसे इसको बांटें? मैं क्या करूँगा, इस VPC के जो नेटवर्क है ना, ये जो इतना बड़ा नेटवर्क है, इसको मैं बांटूंगा। कैसे मैं बांटूंगा वो देखते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक नेटवर्क यहाँ पे बनाता हूँ, ये दूसरा मैं एक और बनाता हूँ, ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो है पूरा नेटवर्क है आपका। अब आप क्या करो ना, इसको बांट रहे हो। आपको थोड़ा नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए कि ये जो अगर आप IP लेते हो, अगर ये वाला जो IP लेते हो, तो इसके अंदर इसको कितने टुकड़ों में आप बांट सकते हो, इसके अंदर और कितने सारे IPs या जो नेटवर्क्स हैं वो बन सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है, आपको इसको सबनेटिंग करना पड़ेगा। पहला चीज़ तो ये, सबनेटिंग आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूँ। मैं कैलकुलेटर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक सबनेट कैलकुलेटर है यहाँ पे। मेरा जो IP क्या है 10.0.0.1, ये यहीं से स्टार्ट होगा ना। अब मुझे सबनेट देना पड़ेगा। सबनेट कौन सा है मेरा? 16 है, /16, ये वाला, ठीक है, ये है। और ये मेरा नेटवर्क होने वाला है। सबसे पहला IP तो यही होगा ना। तो कैलकुलेट करके देखते हैं सर क्या कहता है ये देखिए। इसके अंदर जो IPs बनेंगे वो यहाँ से यहाँ तक बनेंगे, ठीक है, 10.0.0.1 से लेके ये। और इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ये होगा। टोटल 65,000 आपके नंबर ऑफ़ होस्ट होंगे, और जो यूजेबल होंगे वो 65,534 होगा। ये आपको पता ही होगा कि जो पहला इसका होगा ना 65,000 जो है आपका, इसमें जो नंबर 1 होगा वो आपके नेटवर्क के लिए होगा, मतलब 10.0.0.0 के लिए होगा पहला, और लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो बचे कितने? अगर 2 काट दोगे तो बचेंगे 65,534। तो इस सबनेट का मतलब ये होगा कि आप 65,534 IP आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा है। आप इसको छोटा भी कर सकते हो चाहो तो। मैं इसको कह दूंगा कि आप 16 का मत बनाओ और छोटे का बना दो। मैं कह दूंगा इसको 24 का बना दो, ठीक है, बाई चांस। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे मेरे 256 बन रहे हैं, लेकिन इसको अगर मैं टुकड़े में काटूँ तो मेरे को IPs कम मिलेंगे ना। तो आपको बस वही सोचना है या वही समझना है कि कितने आपको IPs चाहिए और कितने इस टुकड़े में आपको बांटना है, ठीक है। तो इस 16 का सीरीज़ ऑलमोस्ट देखो, अगर VPC बना बनाया जो डिफ़ॉल्ट VPC आता है AWS का, वो /16 का ही होता है, ठीक है। तो ये सोच के साथ है
कि अगर आप ये यूज़ करोगे ना /16, तो आपको ऑलमोस्ट सब आईपीस कवर हो जाएंगे, इतने में आपका पूरा अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एक वीपीसी की बात कर रहा हूँ। ये अगर इसको और आप छोटे मतलब चाहते हो कि इसका आईपीस कम हो जाए, तो आप यहाँ से इसको और कम कर सकते हो। जैसे मैं 24 ना लेकर के मैं 20 का ले लेता हूँ। ठीक है, 20 के में कितना आएगा मेरे पास आईपीस? 4000 आ जाएंगे। ठीक है, 4094 4094। तो इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं क्या करूँगा, नेटवर्क किसका बनाऊँगा? इसी का बनाऊँगा, लेकिन स्लैश क्या यूज़ करूँगा? /20 यूज़ करूँगा। /20 यूज़ करने के बाद ये जो आईपीस है इसमें इसको काटूँगा। ठीक है, ये जो 4000 आईपी है ना, मैं ये करूँगा 500 आईपी के हिसाब से इसको काट दूंगा। अब यहाँ से यहाँ तक आईपी कितने तक आएंगे ये देखिए। नेटवर्क एड्रेस ये 10 का सीरीज़ है, ये 10.0016, तो यहाँ तक ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। तो एक मैं नेटवर्क ये बना सकता हूँ, दूसरा मैं ये बना सकता हूँ। इसमें से कितने भी आप बना सकते हो, कहने का मतलब 1 2 काफ़ी सारे हैं, ये काफ़ी सारे हैं। इसके अलग अलग टुकड़े में आप काट सकते हो इसको। तो चलिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। /20 तो 16 बन रहा है टोटल यहाँ पे। ठीक है, /20 की अगर मैं बात करूँ, मान के चलो इसको मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, मैं 20 की ही बात कर लेता हूँ। ये /20 इस पर मैंने क्या किया था, मुझे एक ये चाहिए था, ये, और दूसरा, अच्छा ये पीछे चला गया था। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क बना रहा था, एक तो ये था, और दूसरा जो था मेरा वो ये था, ऐसा कुछ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब मैं इसको चाहूँगा कि 2 टुकड़ों में बांट दूँ। ठीक है, या इसके अंदर भी टुकड़ों में बांट दूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, क्या सिस्टम करता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि, देखो मेरे दिमाग में तो यही है, मैं ये चाहूँगा कि ये जो है ना, ये मेरा बैकएंड बन जाए। बैकएंड बताता हूँ बैकएंड क्या होगा, और ये मेरा बन जाए फ्रंट एंड, ऐसा कुछ। बैकएंड में क्या क्या होते हैं? बैकएंड में आपके डेटाबेस सर्वर्स हो सकते हैं, आपका कुछ सीक्रेट वगैरह है, या कोई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप चाहते हो कि बाहर दुनिया से कनेक्ट ना हो। ठीक है, और फ्रंट एंड में आप चाहते हो कि जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आए, और उसके बाद ये डेटाबेस से बात करें। तो डेटाबेस ये हो गया हमारा, और ये फ्रंट एंड हो गया, मतलब वेब सर्वर हो गया। आप ऐसे मान के चलो, प्रॉक्सी है, लोड बैलेंसर है आपके। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसको मान के चलो। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको बैकएंड में भी मेरे पास, मैं चाहूँगा कि इसको और 3 टुकड़ों में काटूँ। यहाँ पे जो हो, बस इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होगा कि ये जो है ना, बाहर इंटरनेट से ये कनेक्टेड ना हो, और ये बाहर के इंटरनेट से कनेक्टेड हो। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे आएगा, और ये सिर्फ इससे बात कर सकता है। ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊंगा मैं। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने देखा था सबनेट कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाले कुछ पार्ट है ना, इसको मैं बनाता हूँ बैकएंड में। तो इसको मैं करता हूँ फिर से, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा। ठीक है, और सेम इसको मैं क्या करता हूँ ना, सेम इसको भी कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ ऐसा। चलिए, तो ये मेरा बैकएंड है, ये मेरा फ्रंट एंड है। ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ हम बना रहे थे। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बैकएंड सर्वर्स, नो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, ये हम कर सकते थे। ये तो ये मेरा बैकएंड सर्वर्स होगा, और मेरा फ्रंट एंड सर्वर्स ये होगा। इसको क्या करेंगे, इसको भी लिख देते हैं कुछ। देखो ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना, क्योंकि प्योर नेटवर्किंग है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैं लिखता हूँ फ्रंट एंड सर्वर्स। ठीक है, विथ पब्लिक इंटरनेट एक्सेस,
ऐसा कुछ लिख देता हूँ मैं, ये तो फ्रंट, ये हो गया फ्रंट एंड। ये मतलब ये वेब सर्वर्स होंगे आपके, ये आपके वेब सर्वर्स होंगे, आपका डेटाबेस होगा, ऐसे कुछ। अब मैं इसको मैंने कह दिया कि 3 भाग में इसको काट देता हूँ, 3 भाग में इसको काट देता हूँ। तो मैं कैलकुलेटर में जाऊँगा, सबसे पहला नेटवर्क मैं ये ले लूँगा, ठीक है। इसको मैं दूंगा पहला नेटवर्क। तो यहाँ पे गया मैं, ये मैं दे दिया पहला नेटवर्क। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये आ गया, ये मेरा पहला नेटवर्क हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा, यहाँ तक इसको ख़त्म कर दूंगा। तो ये मैंने एक नेटवर्क ये बन गया, ये प्राइवेट हो गया। ये अब दोनों में डिफरेंस यही है कि ये प्राइवेट हो गया क्योंकि पब्लिक एक्सेस है नहीं, ये तो प्राइवेट नेटवर्क ये हो गया, पब्लिक एक्सेस ये हो गया, पब्लिक नेटवर्क वो हो गया, ठीक है। एक और मैं क्या करता हूँ, एक और मुझे बनाना है, मैं इसके आगे वाला ही ले लेता हूँ। ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबनेट है ना मेरा, ये 10 के सीरीज़ का 20 वाला, इसको मैं काट रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं काट रहा हूँ 10.0.0.0/20। इस सीरीज़ को, ये VPC है मेरा, या आप कह लें कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। इसके अंदर मैं क्या कर दिया, मैंने 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया इसको। फ़िलहाल पहले एक हिस्से में 3 भाग किया, फिर दूसरे हिस्से में 3 भाग किया। एक जो हिस्से है इसमें पब्लिक इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, दूसरे में मेरे पब्लिक इंटरनेट का एक्सेस होगा क्योंकि वेब सर्वर मुझे चलाने हैं, डायरेक्ट ट्रैफिक जो है मुझे यहाँ पे लाना है, ठीक है। सेकंड जो मेरे पास था वो मुझे ये करना था कि जो सबनेट है मेरा दूसरे वाला, वो मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे ले आता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे भी एक मैं बना लूँ, ये थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं इसको, ये, और इसको ले आता हूँ इसके बराबर में, ये आ गया। तो पहला नेटवर्क ये हो गया, दूसरा नेटवर्क हो गया। प्राइवेट नेटवर्क को बना रहा हूँ मैं, ये भी मैं लिखूँगा, ये प्राइवेट नेटवर्क है। एक और मैं इसको IP दे दूँगा। मैं कहता हूँ कि एक और जो है भाग को मैं इसमें काट देता हूँ, या चलो छोड़ो, उसको भी जरूरी नहीं है, आप ऐसे आगे पीछे बढ़ा सकते हो, बट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मतलब इतने भाग में आप काट सकते हो ना, बाद में ज़रूरत पड़े तो इसमें से और जो बच्चे हैं उसको भी यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब सबनेटिंग इसी को कहते हैं। तो अगला जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मैं इसको भी बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ये लो जी, तो एक मैंने ना ये इसको भी बना दिया। ये 1 2 3 नेटवर्क आ गए। ये जो तीनों नेटवर्क हैं ये क्या है मेरे, ये है मेरे प्राइवेट नेटवर्क, नो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे इसको आइसोलेट ही कराना है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। एक्चुअली में ये ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ करके ना इसको बैक एंड में ब्रिंग सेंड टू बैक, ये ऐसा कुछ, ये बाकी वो दिखा नहीं। इसका थोड़ा सा इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेंड बैक, ये ऐसा कुछ। ये एक्चुअली में आया नहीं, दिखा नहीं, ये वो बात अलग है। चलिए कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही देख लेंगे, यहाँ से दिख ही रहा है, ये कुछ पता ही चल रहा है। ये अब इसकी बारी आती है, ठीक है। इसकी बारी कैसे आएगी, इसका जो भी नेटवर्क है इसको मैं काट देता हूँ, उसमें इसको भी 3 भाग में काट देता हूँ। वो हम कैसे करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था, अब यहाँ से कोई भी चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं गया, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको, इस वाले को आप बना दो,
ठीक है, ये वाला, ये हमने बना लिया पहला वाला। दूसरा, चलो हम ये वाला सीरीज यूज़ कर लेते हैं। मतलब मैं अब अपने नेटवर्क को काट रहा हूँ, बांट रहा हूँ, एक्चुअल में कहने का मतलब है अलग अलग टुकड़ों में। और ये जो है ना, यही आप वीपीसी में भी करोगे, जो वहाँ पे करोगे ना। एक्चुअल में मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे और यहाँ पे कैसे करोगे। मैं सिर्फ आपको ये विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ। ये एक और बाकी बच गया, वो भी देख लेते हैं। तो चलो मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ इस बार। तो इसका भी कर लेते हैं। ये तो मैंने क्या किया, जो मेरा पूरा का पूरा जो नेटवर्क है 10.0.0/20 का, ये वाला जो है मेरा वीपीसी है या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मैंने बनाया है इस सीरीज़ का, उसके अंदर मैंने उसको और टुकड़ों में काट दिया। अब इसके अंदर मेरे रिसोर्सेज होंगे, इसके अंदर जो रिसोर्स होगा वो इससे बात नहीं कर पाएगा, इससे जो रिसोर्सेज होगा वो इससे बात नहीं कर पाएगा। सेम सबके लिए लागू होता है ये। इसमें ये अंतर है कि ये इंटरनेट है, इस पे बस अंतर है कि इस पे इंटरनेट नहीं है। अब आपको सवाल पैदा होगा कि भाई ये तो आपने बना दिया, इससे बात नहीं कर पाएगा, तो पहले आप ये बताओ कि इंटरनेट चलेगा कैसे। तो मैं क्या करूँगा, राउट टेबल या इंटरनेट गेटवे, दोनों एक जैसे ही है मान के चलो, बट वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से है। मैं क्या करूँगा, इंटरनेट गेटवे पहले इसके अंदर डाल दूंगा। मैं क्या बोलूँगा इसको कि एक आप इंटरनेट गेटवे यहाँ पे डाल दो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या होगा, IG, ये इंटरनेट गेटवे हो जाएगा आपका। और ये कहाँ पे है, ऐसा कुछ, ये IG डाल दिया मैंने, इंटरनेट गेटवे ये डाल दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, अब यहाँ पे इंटरनेट गेटवे डाल दिया तो ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लेके जाता हूँ, ठीक है। अब ये AWS का कुछ भी होगा, मतलब उनका राउटिंग वगैरह होगा जहाँ से इंटरनेट इसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है मेरा AWS का इंटरनेट इसको मिल जाएगा, मान के चलें। AWS गेटवे ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब देखो ये अपने VPC से बाहर निकल गया ना। इंटरनेट गेटवे क्या करता है, ये आपको इंटरनेट का कनेक्टिविटी देता है। तो ये कनेक्टिविटी कहाँ से लेता है, वो AWS से लेता है। AWS का कुछ होगा आगे भी, कुछ नेटवर्किंग वगैरह कुछ सिस्टम होगा, लेकिन उधर तो हमारे पास एक्सेस नहीं है, हमारे पास इधर का एक्सेस है। तो हमने इंटरनेट गेटवे हम ले लिया और इसको यहाँ से पहुँचा दिया यहाँ पर, और ये यहाँ से पहुँचा दिया इसमें इस पूरे पब्लिक नेटवर्क में, या पब्लिक सबनेट बोल लो आप इसको। इस पर हमने इंटरनेट चला दिया। अब ये जो इंटरनेट है सब में चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बात कराने की। भाई ये बात कैसे करेगा एक दूसरे से, ये इससे कैसे बात करेगा, ये इससे कैसे बात करेगा, ये इनसे कैसे बात करेगा, उसी के लिए होता है राउट टेबल, ठीक है। राउट टेबल भी देखते हैं। राउट टेबल क्या है, राउट टेबल को मैं ले लेता हूँ ऐसा कुछ। राउट टेबल में क्या करूँगा, इस वाले नेटवर्क को या इस वाले, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 टुकड़ों में काट दिया। इसको किससे बात करना है, इससे बात करना है, ठीक है। इसको इससे बात करना है, इसको इससे बात करना है, ऐसा कुछ। तो ये सही है। तो ये जो है मेरा इधर बात करेगा, ठीक है। ये जो राउट टेबल है इधर बात करेगा, ये जो राउट टेबल है ये इधर बात करेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो राउट टेबल है इससे बात करेगा, ये जो राउट टेबल है इससे बात करेगा। फिर एक और जो राउट टेबल बनाऊंगा वो इससे बात कर लेगा। तो ये सबसे अब बातचीत, इधर से बातचीत करना तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी बारी, ये इससे बात कर लेगा जी, ठीक है। भाई ये भी बात कर लो तुम, ये इससे बात कर लो, ठीक है। ये मैं राउट टेबल बना रहा हूँ, मैंने एक और राउट टेबल बना दिया इसके लिए कि भाई तुम इससे बात कर लो। तो ये अब कैसे बन गया, ये
इस तरफ से बन गया कि ये इधर बात कर रहा है, और सेम राउट टेबल ना इसके उल्टे राउट टेबल बताऊंगा कैसे बनेगा और क्या क्या डालना पड़ेगा, वो अलग बात है। बस आप ये समझो कि एक्चुअली यहाँ पे काम क्या चल रहा है। हमने क्या किया, इस वाले को हमने इंटरनेट से जोड़ना था भाई, इसमें इंटरनेट चलना चाहिए भाई, ठीक है। इसलिए हमने आई जी यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पे आई जी नहीं लगाया हमने बोला भाई इसको इंटरनेट से नहीं कनेक्ट करना। हाँ, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वेब सर्वर होगा। ये तीनों एक ही वेब सर्वर होंगे, या फिर आप मान चलो इसके अंदर कुछ अलग होगा, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। बाकी सिस्टम ये यहाँ पे बना रहा है। हमने ये कहा कि हमने 6 टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें कि 3 टुकड़ों में इंटरनेट नहीं चलेगा, बाहर से एक्सेस नहीं होगा। पहला चीज़, अंदर से भले एक्सेस हो लेकिन बाहर से एक्सेस नहीं होगा। इनको हमने कहा बाहर से भी एक्सेस होगा, अंदर से भी एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे आना है ना। ट्रैफिक कहाँ से कहाँ आएगा, मान के चलो आपके जो यूज़र्स हैं वो कहाँ से लाएंगे ट्रैफिक, ये इसके अंदर लाएंगे ट्रैफिक, यहाँ तक, पूरा यहाँ तक ट्रैफिक आएगा ये। तो ये क्या है, आपका इंटरनेट का ट्रैफिक है। इसको भी लिख देता हूँ, या ट्रैफिक लिख देता हूँ बस, ट्रैफिक, ठीक है। जो यूज़र्स होंगे ना, जो आपके यूज़र्स होंगे वो क्या करेंगे, इसके थ्रू इन तीनों सर्वर्स को करेंगे एक्सेस। अब यहाँ पे मेरा मान के चलो, मैं एग्जांपल हमेशा वर्डप्रेस की देता हूँ। वर्डप्रेस का एप्लीकेशन है तो वो यहाँ पे होगा, वर्डप्रेस का एप्लीकेशन। डेटाबेस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा वर्डप्रेस, या थोड़ा अच्छे में लिख देते हैं वर्डप्रेस एप्लीकेशन, ऐसा कुछ लिख देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मेरा एप्लीकेशन है तीनों सर्वर पे एक ही होगा। मैं चाहता हूँ कि इसको ना, वर्डप्रेस की बात नहीं है, ये जो है मेरा तीनों में ये एप्लीकेशन चलेगा। ये तीनों में मेरे कुछ सर्वर्स हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हैं कुछ सर्वर्स, यहाँ पे एक दो सर्वर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे है, ठीक है। डेटा सेंटर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक नेटवर्क की बात हो रही है। आप डेटा सेंटर में कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो है मेरा जो फ्रंट एंड वाले हैं, इसमें कुछ वेब एप्लीकेशन है, मान के चलो वर्डप्रेस है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे क्या होगा, मेरा डेटाबेस का सर्वर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, या माई एसक्यूएल, जब नाम ही लिखना है तो माई एसक्यूएल लिख देता हूँ ना, माई एसक्यूएल सर्वर HA, हाईली अवेलेबल रहेगा ये लो जी। तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट बन गया ये। तो इस तरीके से कुछ आपका BPC बनेगा, ठीक है। इसमें मुझे और कुछ कोई खास कमी लग नहीं रही है। एक कमी है, उसको भी हम ठीक करेंगे। यहाँ पे बैकएंड सर्वर आपका होगा, यहाँ तक आप, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सा हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नेटवर्क का बता दिया कि भाई /20 का एक नेटवर्क बना दो 10.0.0.0 सीरीज़ में, ठीक है। ये हमने पूरा बना दिया। उसी के अंदर हमने फिर उसको टुकड़ों में तोड़ा, सबनेटिंग किया उसका। हमने पहला जो टुकड़ा था, एक ग्रुप बनाया, मान के चलो ग्रुप नहीं बनाया एक्चुअली में, इसको 2 टुकड़े में पहले बांटा। एक को हमने बोल दिया भाई इतने में इंटरनेट नहीं चलना चाहिए मेरे डेटाबेस सर्वर्स के लिए, इतने में मेरा वेब सर्वर्स चलना चाहिए जिसमें इंटरनेट होना चाहिए, ताकि बाहर से जो ट्रैफिक आए वो इनमें जाए। फिर हमने क्या किया, इसके लिए हमने इंटरनेट गेटवे जोड़ दिया। बोला कि ठीक है भाई, इसको बाहर से कनेक्ट कराना पड़ेगा ना इंटरनेट से, तो इंटरनेट से मैंने कनेक्ट करा दिया। तो ये जो पूरा है ना, इसमें सब में इंटरनेट चलने लग गए, ठीक है। अगला हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ये जो हमारे वेब सर्वर्स हैं, यहाँ पे जो भी सर्वर्स हैं, उसको इससे बात भी तो कराना है। तो बात कराने के लिए हमने क्या किया, राउट टेबल जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। इधर सेम ऐसे ही ना, इधर से इधर जोड़ दिया हमने। देखेंगे 2 वे है ना ये, इधर से इधर जोड़ दिया, उधर से उधर जोड़ दिया। तो राउट टेबल हमने सब में डाल दिए। राउट टेबल सिंपल सा ये है कि राउट कहते हो ना, राउट या रूट समझ लो, तो रास्ता दिखा दिया बोलते हैं। रास्ता टेबल के थ्रू हमें रास्ता, हमारे नेटवर्किंग में राउट टेबल बोलते हैं। बाकी जो हमारा ट्रैफिक है उसको हमने रास्ता दिखा दिया कि इसको इससे कैसे बात करना है, इसको इससे कैसे बात करना है, बस ये है, ये हमने कर दिया। AWS में एक और एक्स्ट्रा जो चीज़ होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा आप मान के चलो। यहाँ तक तो प्योर आपका नेटवर्किंग है, एक उसके अंदर होता है सिक्योरिटी ग्रुप्स। अब वो कहाँ पे आएगा ये हमें समझना होगा, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप हम लेते हैं, एक बार और लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे ले सकते हैं।
सिक्योरिटी ग्रुप हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, या कुछ इस तरीके से। जैसे फायरवॉल होता है ना, वैसे ही कुछ आप अपने दिमाग में लेकर चलो कि ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स है। मान के चलो कि ये जो नेटवर्क है, ये जो आपका नेटवर्क है, इसको बात करना है इससे, तो आपने डायरेक्ट राउट टेबल बना दिया, लेकिन इसके बीच में एक सिक्योरिटी ग्रुप भी आता है। ये क्या करता है, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपको किससे बात करना है और किस पोर्ट पे बात करना है। ठीक है, आप क्या करोगे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कि भाई मुझे इसको इससे पूरा बात करना है भाई, ये बता दो। तो आप एक रूल डाल देते हो यहाँ पे, जैसे फायरवॉल में रूल डालते हैं ना, वैसे रूल डाल देते हो कि 10.0.0.160.0 इस वाला जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क से बात कर पाए। कौन से पोर्ट पे बात कर पाए, सब पोर्ट पे बात करवा दो, क्योंकि भाई इंटरनल है ना, बाहर से तो हम ऐसा नहीं कर सकते, बाहर से तो इंटरनेट को हम ऐसा नहीं कर सकते ना। सिक्योरिटी ग्रुप एक बीच में फायरवॉल की तरह मान के चलो काम करता है, जो इसको इससे बात करने से रोकता है, जब तक से आप इसके अंदर रूल ना बना दें। रूल क्या होता है, मैं इसको बोल दिया कि इससे मुझे बात कराओ भाई, सिक्योरिटी ग्रुप मुझे इससे बात करा दो, तो क्या बोलेगा, आप रूल बना दो, मैं बात करा दूंगा। मैंने रूल बना दिया कि भाई ये जो नेटवर्क है, इसको इसके अंदर जो भी पोर्ट है, जो भी नंबर के पोर्ट हैं, वो सबको मेरे इससे ना बात मतलब एक्सेस करा दो मेरा। तो ये फायरवॉल का रूल बना दिया, ऐसा मान के चलो फायरवॉल आप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसके लिए। फायरवॉल में पोर्ट भी होता है ना, तो सब पोर्ट पे और सब आईपी पे इससे बात कर पाए, ये इससे बात कर पाए। सेम इसको भी हमने यही किया हमने। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेंड टू बैक करते हैं, लेकिन एक्चुअली में कलर ख़राब कर दिया इसने। हाँ बिल्कुल बैक नहीं, कंट्रोल Z, ये ठीक है। तो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकता था मैं इसको। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा ये। तो ये एक ठीक है, तो आपको ये मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। एक्चुअली में जब धीरे धीरे हमने इस तरह से किया ना, तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक दूसरे से ये काम करते हैं और क्या तरीका है इसका। ये देखिए, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसको सिक्योरिटी ग्रुप को, इसको सिक्योरिटी ग्रुप को बोला भाई मुझे इससे बात कराओ। इसने बोला रूल बना दो भाई, मैं बात करवा दूंगा। तो ये जो है 10.0.0.224 करके इसके अंदर एक रूल बना दिया, इधर से इधर रूल बना दिया, सिक्योरिटी ग्रुप में रूल बना दिया कि भाई दोनों से बातचीत हो जाए, सब पोर्ट पे हो जाए, कोई भी पोर्ट ब्लॉक ना करे। स्पेसिफिक पोर्ट पे आप भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो यहाँ पे सब पोर्ट पे हमें बात नहीं कराना, हम सिर्फ इसको बोलते हैं, इस वाले वेब सर्वर को बोल देंगे कि आप ऐसे करो, सिर्फ यहाँ पे जो एसक्यूएल सर्वर चल रहा है ना, उसका जो पोर्ट है 3306, उसी से सिर्फ बात करा दो। तो ये सिर्फ उसी से बात करा देगा। आपकी मर्जी है कि आप एक पोर्ट खोलना चाहते हो या सबके सब पोर्ट खोलना चाहते हो। तो ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे होता है। तो फिलहाल हम इस तरीके से बात कराते हैं इसको, स्पेसिफिक पोर्ट पे बात करा सकते हैं। ठीक है, राउट टेबल तो ऐसे ही रहेगा, हमेशा इंटैक्ट ही रहेगा, बस सिक्योरिटी ग्रुप एक बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर देता है जो इनको अलग करता है। बस आपको देखो, बातचीत तो इनसे तैयारी हो गई, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सिक्योरिटी ग्रुप ने इसको अलाउ करेगा तब तो सिक्योरिटी ग्रुप एक अलग और है, राउट टेबल के ऊपर है मान के चलो, और ये सिक्योरिटी ग्रुप इस तरीके से चलता है। ये मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बताया है कि कैसे से होता है। जो रियल वहाँ पे जो होता है ना, वो थोड़ा सा अलग है इससे। बाकी ये सबसे सिंपल तरीका है आपको VPC समझाने का। VPC प्योर नेटवर्किंग है। मैंने कोशिश किया कि किस तरीके से कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हम VPC बनाएंगे, VPC के अंदर उसको टुकड़ों में बांटेंगे। कोई पब्लिक नेटवर्क होगा, कोई प्राइवेट नेटवर्क होगा। एप्लीकेशन कैसे कहाँ पे बनेगा, इन दूसरे बात कैसे कराते हैं, इंटरनेट गेटवे कैसे ऐड करना है, ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें। अब इसको थोड़ा सा और हाई लेवल पे लेके जाएं। ट्रैफिक जो आता है डायरेक्ट वेब सर्वर पे नहीं आता, इसके आगे कुछ और होता है, वो होता है आपका लोड बैलेंसर। तो अब चाहो तो इसको जैसे अच्छे ओवरव्यू आपको अगर जानना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लोड बैलेंसर बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पे NLB या ALB कर लो या NLB कर लो, ये मतलब है
ठीक है, ALB कर देते हैं, AWS लोड बैलेंसर, ऐसा आप मान के चलो। इसमें 2-3 तरह के बैलेंसर होते हैं, ठीक है, लोड बैलेंसर होते हैं। तो ये ALB है। ट्रैफिक अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप में कौन होंगे, ये 3 सर्वर होंगे ग्रुप के अंदर। ये यहाँ पे आएगा ट्रैफिक, इसको लोड बैलेंस करेगा, एक इधर भेज देगा, एक इधर भेज देगा, एक इधर भेज देगा, ठीक है। ये अलग अलग मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहीं पे भी मान के चलो, यहाँ पे 3-4 सर्वर्स है, यहाँ पे 3-4 सर्वर्स है, और यहाँ पे भी 3-4 सर्वर्स है, उनके बीच में भी आप करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ALB का होगा। इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। बाकी आप ये जो मैंने बताया इसको अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे या आगे जो हम करेंगे ना, वो इस पे ही बेस करेगा। मतलब नेटवर्किंग लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आता कि कैसे कैसे काम करता है ये। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे प्लीज़ बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। बाकी जो मुझे सिंपल तरीका था, जो मैं जानता था कि कैसे इसको आप अच्छे से मैं समझा सकता हूँ, वो मैं आपको बताया। तो नेटवर्किंग जो है कैसे इसको सबनेट में बांटना है, क्यों इसको बांटना है, वही मैंने बताया कि भाई मैं आइसोलेट करना चाहता हूँ नेटवर्क को, इसका इससे बात ना हो, इससे बात ना हो, ऐसे करके मैंने आपको बताया हुआ है। तो टुकड़ों में तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मान के चलो कि ये सिर्फ ये जो वाला सबनेट है, ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए है, ये जो है किसी और एप्लीकेशन के लिए, ये कुछ और एप्लीकेशन के लिए है। इनके अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं, ये माइस्क्यूएल हो सकता है, ये पोस्टग्रेस हो सकता है, ये ओरेकल हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। जो हमारा VPC है, ये हम जो पर्पस इसका बनाने का वो यही है कि हम आइसोलेट कर सकें अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको। इवन उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको भी आइसोलेट कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क का सबनेट बना के, ठीक है। ये हमने एक नेटवर्क बनाया, इसको हमने और टुकड़ों में बांट दिया, और इन लोगों में हमने राउटिंग कर दी जिससे एक दूसरे से बात कर सके, और सिक्योरिटी ग्रुप में इसको हमने अलाउ कर दिया कि ये एक पर्टिकुलर पोर्ट में या चाहे तो सभी पोर्ट में एक दूसरे से बात कर पाएँ। इसमें हमने एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया जो इंटरनेट से बात नहीं करता, एक हमने पब्लिक बनाया जो इंटरनेट से बात करता है इंटरनेट गेटवे के थ्रू। यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, और ये वेब एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन चलेगा, और ये बैकएंड से बात करेगा। ये बैकएंड है, ठीक है, जिसमें कोई इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो एक छोटा सा समरी था हमारे AWS के VPC का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, इसी को एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे बनता है। आई होप ये आपको शायद समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।